हेलो बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12वीं का भौतिकी का अध्याय 3, है ना। और ये पूरा है बहु वैकल्पिक प्रश्न पर आधारित यानी एमसीक्यूज वाला। और एमसीक्यूज किसी भी एग्जाम में पिलर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैक बोर्ड के लिए और बीएसबी बोर्ड के लिए। तो चलिए हम लोग पहला भाग देखते हैं, पार्ट ए। इस वीडियो में सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम सब पार्ट वाइज किए हैं। तो भाग ए है धारा, धारा घनत्व, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर आधारित। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विद्युत धारा का परिभाषा सूत्र क्या होता है। तो विद्युत धारा का होता है आई बराबर क्यू बाय टी। जहाँ आई क्या है, विद्युत धारा, यह है आवेश, यह है समय। तो इकाई समय में क्या बहने वाला कुल आवेश ही कहलाता है विद्युत धारा। तो इस तरह से आई बराबर क्यू बाई टी। तो पहला का आंसर क्या होगा, फर्स्ट, आई बराबर क्यू बाई टी। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है। धारा घनत्व जिसको जे से दिखाते हैं, जे से, और जे बराबर होता है आई बटा ए। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये होता है आई बाय ए, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अच्छा, धारा घनत्व की प्रकृति क्या है। धारा घनत्व कैसा राशि माना जाता है। तो धारा राशि माना जाता है एक वेक्टर राशि, एक सदिश राशि। प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा। प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो प्रतिरोध डिपेंड करता है ना, जितनी अधिक लंबाई उतना ज्यादा प्रतिरोध। प्रतिरोध होता है 1/a के इनवर्सली। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो L/A होता है। अब यहाँ से ये वाला हट गया तो यहाँ से क्या हो गया R, और यहाँ से कांस्टेंट L/A। तो यहाँ पर इसका सूत्र बनेगा रो L/A। ये प्रतिरोधकता कहलाता है। तो वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होगा। देखो R बराबर अभी तुरंत दिखाए थे L/A होता है। अब यहाँ है प्रतिरोधकता यानी रो। अब यहाँ से कितना है RA/L। अब यहाँ R क्या है, प्रतिरोध। ए यानी इसका कितना मीटर स्क्वायर, निचुअम क्या है लेंथ मीटर। अब ये एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। तो हो गया आंसर ओम मीटर इज द राइट आंसर। तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है। तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होता है। क्षेत्रफल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अगर ये बढ़ा जाए तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, यानी ये क्या होता है, घट जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध एक तो लंबाई पर, है ना, दूसरा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। और यहाँ से जब हम लेते हैं तो रो L/A। तो सबसे पहले है लंबाई पर हाँ करता है, क्षेत्रफल हाँ करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक एम्पियर का अर्थ क्या है। एक एम्पियर का अर्थ है ना, एक क्यू बाय टी। एक सेकेंड में, यानी यहाँ से हो गया 1 कूलम/1 सेकेंड। यानी एक सेकेंड में जब 1 कूलम आवेश बढ़ जाता है तो उसी को कहता है 1 एम्पियर, यानी C/S, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्रतिरोधकता का तापमान के साथ व्यवहार कैसा होता है। देखो अगर कोई धातु है, ध्यान से समझो, अगर ये कोई धातु है और अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो याद रखना प्रतिरोधकता भी बढ़ता है ना। लेकिन ये भी याद रखना अगर कोई कुचालक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये घटता है। तो यहाँ पर फिलहाल पढ़ रहा है, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व, धारा घनत्व जिसको जे से दिखाते हैं, और ये होता है I/A, है ना। तो I/A, तो ये आई का इसका होता है एम्पियर पर, आई बराबर क्यू बाय टी, एम्पियर पर सेकेंड। और यहाँ क्या है ए का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, यानी हो गया एम्पियर पर
मीटर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना। इसका होता है एम्पियर, इसका होता है मीटर स्क्वायर। चलिए मूव ऑन करते हैं पार्ट बी। ये है ओम के नियम पर आधारित विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति पर। बोलता है ओम का नियम क्या है। ओम का नियम है V इज इक्वल टू आई आर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या है, तो विद्युत शक्ति होता है V इंटू आई के बराबर, यानी P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये याद रखिएगा, इससे आपको 2 नंबर वाला में भी क्वेश्चन आ जाएगा। P इज इक्वल टू V इंटू आई। ओम के नियम का प्रयोग किसमें किया जाता है। ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये होता है V आई और R के बीच संबंध को स्थापित करने में। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्र, ऊर्जा है तो ऊर्जा का जूल ही होगा, है ना। दिस इज यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स कि ऊर्जा का जूल ही होना है। ओम के नियम में प्रतिरोध किस पर निर्भर करते हैं। ओम के नियम में प्रतिरोध है ना रो एल बाय ए, यानी लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और पदार्थ की प्रकृति पर, यानी ऑप्शन नंबर ए। किसी संधारित्र में ऊर्जा का भंडारण कैसा होता है। किसी संधारित्र में ऊर्जा का भंडारण, किसी संधारित्र में ऊर्जा का भंडारण का सूत्र होता है हाफ सी स्क्वायर, हाफ सी स्क्वायर, यानी ये संधारित्र की क्षमता पर और वोल्टता के स्क्वायर पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन ए। यदि वोल्टेज दुगुना कर दिया जाए, यदि वोल्टेज को दुगुना कर दिया जाए तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वोल्टेज को दुगुना कर दिया जाए तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर दुगुना कर दिया जाए, यदि वोल्टता को दुगुना कर दिया जाए तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये होता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई V स्क्वायर, है ना। देखो होता है क्या, P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, और यहाँ से होगा V इंटू, अच्छा आई बराबर, देखो आई V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आई बराबर क्या होगा V बटा आर, तो यहाँ से हो गया क्या V स्क्वायर बटा आर, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर इसको डबल किया है तो 2 दूनी 4, चूंकि ये स्क्वायर है तो यानी ये हो जाएगा 4 टाइम्स। धारा में वृद्धि होने पर शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। धारा में वृद्धि होने पर शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो धारा में अगर वृद्धि हो जाए तब फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो V इज इक्वल टू फिर क्या होता है आई आर, ये क्या होता है आई, तब यहाँ से कितना हो गया आई स्क्वायर, और यहाँ क्या होता है आर, यानी अगर ये बढ़ा जाए तो ये प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये भी बढ़ेगा। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, अब शक्ति है तो शक्ति कोई भी तरह है, ये फिजिक्स कि सबका यूनिट एक ही होगा, यानी वाट। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए, यानी V आई होता है। अब अगर प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए, प्रतिरोध क्या कर दिया जाए दोगुना, तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर, गुना क्या होता है आर, तो यहाँ से कितना हो गया आई स्क्वायर, यहाँ क्या आर, यानी ये हो गया आर पर प्रोपोर्शनल, यानी ये भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। दुगुना करेंगे तो ये भी दोगुना हो जाएगा। वोल्टता धारा और शक्ति का संबंध क्या है, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई। विद्युत ऊर्जा का समय के साथ संबंध क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का समय के साथ संबंध, देखिए P बराबर होता है W बाय टी, और ऊर्जा का होता है E बाय टी, तो E बराबर कितना हो गया, E हो गया P इंटू टी, यानी ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए श्रृंखला संयोजन में कुल प्रतिरोध, है ना, ये है भाग सी। भाग सी है प्रतिरोधकों के संयोजन पर, चाहे श्रृंखला में हो चाहे समानांतर में। तो श्रृंखला में जब हो, यानी सीरीज में जब हो, यानी जब प्रतिरोध ऐसे जुड़ा रहे,
है ना, जब ऐसे जुड़ा रहे, ऐसे जुड़ा रहे, तो इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध तीनों को क्या करना, सिंपली जोड़ देना। समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध, समानांतर संयोजन में जस्ट उल्टा, 1/R1 1/R2 1/R3, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। श्रृंखला में धारा, श्रृंखला में जो होता है उसमें धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, धारा कहीं भी नहीं टूटता, यानी धारा समान रहती है ना। इसमें धारा जो इससे बहेगा वही इससे बहेगा, इससे आई बहेगा तो इससे भी आई ही बहेगा, यानी धारा सभी में क्या होगा, समान होगा। समानांतर में वोल्टता क्या होता है, समानांतर अगर रहेगा तो वोल्ट क्या होगा, समानांतर में वोल्ट सेम रहता है, क्योंकि यहाँ से अगर भी मारा जाए तो ये भी, ये भी, यानी सभी में क्या होगा, समान होगा। दो समान प्रतिरोध श्रृंखला में हो तो समान प्रतिरोध हो तो R प्लस R, यानी ये हो जाएगा 2R के बराबर, यानी ये हो जाएगा 2R के बराबर। दो समान प्रतिरोध समानांतर में हो तब क्या होगा, समानांतर में हो तो R1/R P इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, समानांतर में उल्टा तो यहाँ से हो जाएगा 2/R। अब इसको ये पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी R/2 के बराबर। श्रृंखला संयोजन का उपयोग कब किया जाता है, श्रृंखला संयोजन का उपयोग कब किया जाता है, श्रृंखला संयोजन का उपयोग कब किया जाता है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, धारा बढ़ाने के लिए नहीं, धारा का तो कोई संबंध है नहीं, ऊर्जा घटाना नहीं, तो यानी वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि श्रृंखला में वोल्टेज को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समानांतर संयोजन का प्रयोग कब करते हैं, समानांतर में जब करते हैं जब हमको धारा का वितरण करना होता है, धारा का वितरण। श्रृंखला में वोल्टेज विभाजन कैसा होता है, सिंपली जोड़ दिया जाता है, यानी V1 V2 V3 जितना रहेगा जोड़ दो। समानांतर संयोजन में धारा का विभाजन कैसा होता है, समानांतर संयोजन में धारा का विभाजन सिंपली जोड़ते हैं, समानांतर में धारा का होता है और श्रृंखला में वोल्ट होता है। समानांतर, यदि दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हों और उनके मान समान हो, प्रतिरोध है और समानांतर में जुड़े हो तो याद रखना पैरेलल में जुड़े हो तो ये होता है R/2 के बराबर, यानी हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रतिरोध संयोजन में शक्ति का मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध संयोजन में शक्ति का मात्रा क्या हो, प्रतिरोध संयोजन में शक्ति, शक्ति देखो P बराबर क्या होता है V इंटू आई। अब प्रतिरोध के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हो गया, और I बराबर होता है V/R, यानी ये हो गया हमारा V/R, यानी ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए डी, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स पर आधारित है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किरचॉफ्स का धारा नियम क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। धारा नियम ये कहता है कि कोई एक जंक्शन है, जितना धारा आ रहा है उतना ही धारा यहाँ से निकलेगा, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबका बीजगणितीय योग शून्य होगा, यानी जोड़ का धारा योग शून्य होगा, बीजगणितीय जोड़ शून्य होगा। किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या है, किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम क्या है, वोल्टेज नियम बोलता है कि कोई एक लूप है, कोई एक लूप है, इसमें जो जितना भी वोल्टेज होगा इसमें पूरे सबका योग कितना होगा, शून्य होगा, यानी लूप में वोल्टेज का योग शून्य होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवीएल लॉ, इसको बोलते हैं केवीएल लॉ। धारा नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धारा नियम जो पहला नियम होता है ना, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है।
वोल्टेज नियम किस पर आधारित होता है? वोल्टेज नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, जैक बोर्ड में 1000 बार और बीएसबी बोर्ड में पूछा गया कि धारा वाला आवेश संरक्षण का है और वोल्टेज वाला ऊर्जा संरक्षण का है। किरचॉफ का नियम किसके लिए लागू होता है? किरचॉफ का नियम होता है जंक्शन के लिए, यानी जोड़ के लिए भी और लूप के लिए भी। तो यानी जोड़ और बंद लूप के लिए, लेकिन लूप होना चाहिए बंद। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, धारा का धनात्मक चिन्ह कब लेते हैं? है ना, धारा का धनात्मक चिन्ह कब लेते हैं? जब वो किसी जंक्शन पर आता है तब हम लोग इसको प्लस मानते हैं, और जब वो यहाँ से बाहर जाता है तब उसको हम लोग माइनस। तो ये वाला प्लस मानेंगे और ये वाला माइनस मानने का प्रथा है। तो जब वो किसी जोड़ पर प्रवेश करता है। लूप में वोल्टेज नियम के अनुसार ईएमएफ और आई ड्रॉप का योग कितना होता है? हमेशा शून्य होता है, बीजगणितीय योग शून्य के बराबर, है ना। किरचॉफ का नियम किस तापमान पर लागू होता है? किरचॉफ का नियम हर एक तापमान पर लागू होता है, वीवीआई। कुछ तापमान पर ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी सभी तापमान पर लागू होता है। किरचॉफ का नियम किस पर निर्भर नहीं करता है? पथ की दिशा पर, सिद्धांत पर, चुंबकत्व पर, कोई नहीं। यानी पथ की दिशा, किरचॉफ का नियम किस पर निर्भर नहीं करता है? यानी कोई जैसे एक लूप है, समझो दो लूप है ना, एक लूप इधर है एक लूप इधर, तो इसकी दिशा पर यह निर्भर नहीं करता है, यानी पाथ पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10, लूप में वोल्टेज जोड़ते समय दिशा कैसे लेते हैं? देखो, धारा की दिशा में आई आर लेते हैं। अगर धारा इधर है तो वोल्टेज ड्रॉप जो इधर लेंगे वो होगा प्लस में, यानी धारा की दिशा में आई आर को धनात्मक माना जाता है ना, धनात्मक जब दोनों रहे। यदि किसी जोड़ में 3 धारा प्रवेश कर रही हो और 2 निर्गत, तो क्या होगा? यदि किसी जोड़ में 3 धारा प्रवेश करे और 2 निर्गत करे, तो तीसरे निर्गत धारा का मान अंतर के बराबर है ना। कहने मतलब है कि मान लो 3 गो आ रहा है, ठीक है, और 2 गो बाहर जा रहा है, ठीक है, 2 गो क्या हो रहा है? बाहर। तो मान लेते हैं ये I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, और ये हो गया I4, और ये है I5, ठीक है। तो तीसरे निर्गत धारा का मान तीसरे किसके बराबर होता है? देखो, इन तीनों का जोड़ इन दोनों के बराबर होता है, यानी कुल इसका आवेश और इसका आवेश दोनों क्या होगा? बराबर। यानी यह आवेश के संरक्षण नियम पर काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किरचॉफ का नियम कहाँ विफल हो जाता है? किरचॉफ का नियम फेल हो जाता है परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबक से धारा बनता है, चुंबक से क्या बनता है? धारा बनता है। लेकिन अगर परिवर्तन रहे तो ये भी बदलता है, जहां पर ये किरचॉफ का नियम क्या कर जाता है? फेल कर जाता है। चलिए भाग ई देखते हैं। बोलता है आंतरिक प्रतिरोध व विद्युत स्रोत पर। विद्युत स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है या क्या कहलाता है? ये आंतरिक है, सेल के अंदर का प्रतिरोध, यानी ऑप्शन ए। विद्युत वाहक बल ईएमएफ का सूत्र क्या होता है? देखो, विद्युत वाहक बल जैसे कि एक बैटरी है सपोज, है ना, अब यहाँ पर एक रजिस्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होगा इसको बैटरी वाला कहलाता है ईएमएफ। अब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है आई आर, तो ये जो टोटल होगा वो पोटेंशियल प्लस आई आर के बराबर होगा। अच्छा, आई आर क्या है? ये बैटरी का जो प्रतिरोध है, तो ई बराबर वी प्लस आई आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईएमएफ का एसआई मात्रक क्या होगा? ईएमएफ का एसआई मात्रक, देखो कोई भी ईएमएफ जस्ट लाइक वोल्टेज के ही समान है, यानी वोल्ट ही होना है। खुले परिपथ में वोल्ट मीटर क्या दर्शाता है?
खुले परिपथ में वोल्ट मीटर क्या देता है? अगर खुला है, अगर कोई परिपथ मान लीजिए ओपन है ना, तब याद रखिएगा जो ये दिखाएगा वोल्ट मीटर, ये बैटरी का ईएमएफ को दिखाएगा, है ना। बंद परिपथ में वोल्ट मीटर क्या दर्शाता है? वो बंद परिपथ में वोल्ट मीटर दिखाता है टर्मिनल विभवांतर, यानी भी को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? भी को दिखाएगा बंद परिपथ में। 6 नंबर, यदि भी बराबर इतना तो आई आर इसमें क्या है? आई आर, आर क्या है? तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, यानी ऑप्शन ए। यदि धारा ना हो तो टर्मिनल विभवांतर कैसा होगा? यदि धारा ना हो तो टर्मिनल विभवांतर कैसा होगा? देखो, ई बराबर क्या होगा? ई बराबर भी प्लस आई आर है ना। यदि धारा ही ना हो, यही ना हो, तो ई बराबर कितना हो जाएगा? भी के बराबर हो जाएगा, यानी ईएमएफ के बराबर होता है। टर्मिनल विभवांतर ईएमएफ के बराबर होता है, यानी जब खुला रहे तो ईएमएफ और भी में कोई अंतर नहीं रह जाता है। धारा बढ़ने पर टर्मिनल विभवांतर कैसा होता है? धारा अगर बढ़ा दिया जाए तो टर्मिनल विभवांतर क्या होगा? तो इसके लिए ई बराबर ये होता है। अब यहाँ से भी बराबर कितना होगा? ये आई आर होता है। अब यहाँ पर समझो, इसको समझो, है ना। देखो, भी बराबर ई माइनस आई आर, ठीक है। अब जरा सा इसको समझो, धारा बढ़ने पर टर्मिनल विभवांतर कैसा होगा? धारा को अगर बढ़ा दिया जाए तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तब तो इसमें ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? भी इक्वल टी माइनस आर, यानी आई बढ़ने पर भी क्या होता है? घटता है, यानी ये क्या होगा? घट जाएगा, है ना। चलिए, ये अगर बढ़ाइएगा तो इसमें से घटेगा तो ज्यादा, तो ये घट जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होने पर, आंतरिक प्रतिरोध अगर ज्यादा हो तब क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध होने पर ऊर्जा का अधिक नुकसान होता है, यानी ह्रास होता है, ऊर्जा का अधिक नुकसान होता है। यदि आर बराबर जीरो, यदि आर बराबर जीरो, तो देखिए अगर आई आर आर बराबर जीरो हो तो भी बराबर फिर क्या हो जाएगा? ई, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा कि टर्मिनल पोटेंशियल यानी विभवांतर आंतरिक के बराबर होता है, यानी ये होगा फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ से आप देख सकते हो। सेल में ऊर्जा का ह्रास किसमें होता है? आंतरिक प्रतिरोध में। देखो, सेल में जो सेल है, कोई बैटरी है, तो उसमें ऊर्जा का नुकसान कहाँ होगा? आंतरिक प्रतिरोध को खत्म करने में। ईएमएफ, ईएमएफ और टर्मिनल विभवांतर का संबंध क्या है? ईएमएफ और टर्मिनल विभवांतर, तो ई बराबर होता है भी प्लस आई आर, है ना। यानी ईएमएफ और टर्मिनल विभवांतर का अंतर क्या होगा? तो ये होगा आई आर। अच्छा, आई क्या है? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, तो यानी ये हो जाएगा धारा प्रवाह में भी घटता है। ईएमएफ और टर्मिनल विभवांतर में अंतर, धारा प्रवाह में भी घटता है, चूंकि बैटरी वाला नुकसान इसको करता है। चलिए, भाग एफ, ये है भी आई गुणता, यानी भी और आई पर बेस्ड। भी आई, भी और आई, ठीक है, गुणता क्या दर्शाता है? देखो, भी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? आई आर, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ रहा है भी और आई, तो भी बटा आई एक तरह से आया बटा आर। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई रिलेशन बाय में आए तब तो वह है ढाल, स्लोप, और अगर गुना में कोई चीज आए तब याद रखना वो है क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए, तो यहां समझते हैं। तो वी का गुणता क्या दिखाता है? प्रतिरोध का। वी का ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है? प्रतिरोध, है ना। ढाल क्या दिखाएगा? प्रतिरोध। देखो, ओम के नियम के लिए वी का ग्राफ कैसा होता है? ओम के नियम के लिए सीधा होता है ना। वी इज इक्वल टू आई आर, है ना, यानी सीधा। वी ग्राफ में ढाल क्या दर्शाता है? भी और आई जो एक रेस्ट बच गया वो दिखाता है, यानी ढाल इसका प्रतिरोध दिखाएगा।
विभवांतर विभाजक क्या है? विभवांतर विभाजक क्या है? विभवांतर विभाजक यानी भी को बांटने वाला, यानी वोल्टेज को बांटने वाला। विभवांतर विभाजक में वोल्टेज कैसे बांटा जाता है ना? विभवांतर वोल्टेज में वोल्टेज कैसे बांटा जाता है? तो V बराबर क्या होता है? आई आर। तो ये किसके समानुपात में बांटा जाएगा? आर के, यानी आर के अनुपात के रूप में, है ना? आर के अनुपात के रूप में। V बराबर आई आर में आर अधीन होने पर भी क्या होता है? बहुत क्वेश्चन है। अगर आर को ही बढ़ा देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि ये बढ़ जाएगा। भी आई गुणता में यदि सीधी रेखा हो तो भी और आई अगर एक सीधी रेखा का ग्राफ डेवलप करे तो याद रखना वो ओमिक रिएक्शन होता है, ओमिक चालक होता है, यानी ओमिक पदार्थ होता है। भी आई ग्राफ वक्र होने पर यह नॉन ओमिक होता है, यानी अनोमिक व्यवहार करता है ना? अनओमिक होगा। अच्छा, तापमान का भी प्रभाव दिखेगा, अधिक वोल्टेज भी दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द सही आंसर, यानी 4। विभवांतर भाजक का सूत्र क्या होगा? विभवांतर भाजक का सूत्र कौन सा होगा? देखो V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है V1 V2 प्लस V3। ठीक है। अब यहाँ से अगर इसका हम निकालेंगे सबको इधर करेंगे तो यहाँ से हो गया ऑप्शन नंबर ए, V1 इज इक्वल टू R1 बटा R पूरा ये टोटल इंटू V। भी आई गुणता किसके लिए है? भी आई गुणता भी और आई का जो संबंध बनता है ये चालक के लिए बनता है। कहाँ किसके लिए? सभी चालकों के लिए। भी आई ग्राफ में ढाल किसके लिए? जो एक बच गया, यानी किसका बच गया? आर, यानी ये प्रतिरोध के लिए। विभवांतर भाजक का उपयोग कहाँ करते हैं? विभवांतर भाजक का उपयोग वोल्टता को बांटने के क्रम में किया जाता है, यानी अगर बांटिएगा भाजक के रूप में, यानी बांटा जाता है ताकि वोल्ट क्या है? कंट्रोल में रहे। चलिए भाग जी देखते हैं। बोलता है तापीय प्रभाव एवं जूल के नियम पर आधारित है। जूल का क्या नियम है? जूल, तो जूल का कहना है कि हीट जो पैदा होगा वो धारा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर। अगर ये भी जो होगा ये हो गया आर के प्रोपोर्शनल, और टाइम तीनों, यानी जितना ज्यादा धारा होगा उतना ज्यादा तार गर्म होगा, जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना ज्यादा तार गर्म होगा, जितनी ज्यादा समय उतना। अब तीनों को कंबाइंड कर दो, तो तीनों को कंबाइंड करेंगे तो आ जाएगा आई स्क्वायर आर आर टी, है ना? तो यहाँ से इसका मान 1 आया है तो इसका फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर आर आर टी। इसका मतलब ये हो गया कि हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तापीय प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तापीय प्रभाव का मुख्य कारण है, तापीय प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? देखो तार में जैसे अगर धारा बह रहा है, ठीक है, अब इसके कारण मान लो कोई चीज गर्म ही हो गया, गर्म हो गया, तो गर्म हो जाने से तो ऊर्जा का ही नुकसान होगा ना, तो प्रतिरोध यानी ऊर्जा का ही नाश होता है। ताप ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? ऊर्जा है तो भाई जूल है। यदि धारा दोगुनी हो जाए तो तापीय ऊर्जा क्या होगा? अगर धारा दोगुनी हो जाए तो आई के ये क्या होता है? एच बराबर आई स्क्वायर होता है। यानी अगर ये दुगुना कर दिया जाए, ये दोगुना, तब याद रखिएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यदि समय दोगुना हो तो तापीय ऊर्जा क्या होगा? यदि समय दोगुना हो तो तापीय ऊर्जा क्या होगा? अगर यही दोगुना कर देंगे तो ये भी दोगुना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा दोगुना। यदि प्रतिरोध दुगुना हो तो तापीय ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापीय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। तो अगर ये दोगुना किया जाए तब ये भी दोगुना होगा, ये दें सिंपल, ये भी दोगुना। एच बराबर वी आई टी का प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग कब करेंगे एच निकालने के लिए? जब भी आई और टी तीनों पता हो तब ना, है ना? एच आई बराबर वी आई टी, यानी जब भी आर आई टी पता हो। विद्युत तापीय उपकरण किस पर काम करते हैं?
विद्युत तापीय उपकरण किस पर काम करते हैं? जूल के नियमों पर काम करते हैं, है ना। चूंकि तार से अगर धारा बहरा उत्पन्न हुआ उष्मा, तो ये जूल के नियम पर काम करते हैं। बिजली की इस्त्री किस पदार्थ पर काम करती है? तापीय प्रभाव पर। इस्त्री मतलब आयरन, है ना। आयरन किस पर काम करता है? तो आयरन में तो बिजली के द्वारा यानी धारा के द्वारा हम लोग चाहते हैं कि ताप पैदा हो जाए, तो ये तापीय प्रभाव पर है, यानी जूल के नियम पर। तापीय प्रभाव का अनुप्रयोग। तापीय प्रभाव कहाँ कहाँ उपयोग होता है? एक तो हीटर में, इस्त्री में होता है ना। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। जूल का नियम किस पर आधारित है? जूल का नियम है ऊर्जा के संरक्षण पर, है ना। ऊर्जा ऊर्जा यानी ताप एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा के संरक्षण पर। यदि वोल्टेज और समय नियत हो तो एच किसके समानुपाती होगा? तो एच बराबर होगा आई स्क्वायर आर टी, है ना। और अगर ये नियत हो वोल्टेज यानी वोल्ट यदि वोल्टेज, अच्छा एच बराबर, अगर यहाँ से एक और सूत्र देखेंगे तो एच बराबर आई टी। अगर वोल्टेज नियत हो जाए और समय नियत हो जाए तो ये किसके हो जाएगा? भी बराबर आई टी, यानी आई के बराबर होगा, है ना। तो यानी आई स्क्वायर यानी धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। चलिए देखिए, ये है, अब है भाग एच, जो कि संपूर्ण अध्याय पर आधारित है। मिश्रित मिश्रित है ये, है ना। इसको आप सेल्फ ही कर सकते हैं, है ना। आपको सेल्फ करना चाहिए, है ना। चलिए हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं। धारा का सूत्र क्या होगा? अब आप देख लीजिए कौन सा होगा, खुद से कीजिए। नहीं होगा कमेंट कीजिएगा, हम आंसर दे देंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक कुछ खुद ही कर सकते हैं, है ना। ओम होगा, वाट होगा, जूल होगा, एम्पियर होगा। ओम का नियम, देखिए ओम का नियम क्या है? V इक्वल टू आई आर। श्रृंखला संयोजन में प्रतिरोध, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सेल्फ कर सकते हैं। समानांतर संयोजन में प्रतिरोध, ये भी खुद से करा जा सकता है। किरचॉफ का धारा नियम क्या है? किरचॉफ का धारा नियम तो जोड़ के संरक्षण पर ये कार्य करता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अंग्रेजी में ईएमएफ होता है ना, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये सूत्र में आर क्या करता है? इसको भी हम लोग देखे थे, खुद देख सकते हैं। VI ग्राफ में ढाल, ये भी देखे थे। विभवांतर विभाजक का उपयोग वोल्टता को विभाजित करने में, ये भी पढ़े थे। जूल का नियम H बराबर आई स्क्वायर आर टी। हीटर किस प्रकार करता है? ये भी आप देख सकते हैं। ये सब आप सेल्फ भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये एमसीक्यूज का लेक्चर बहुत ही क्लास 12th का अध्याय 3 पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करना, ताकि हम चौथा भी अध्याय हम लोग जरूर जल्दी से स्टार्ट कर सकें। चलिए, चैनल से जुड़े रहना, चैनल को लाइक करना और सभी बच्चों तक पहुंचाना। जितना इंगेजमेंट बढ़ेगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम उतना ही काम ज़्यादा करेंगे। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।